हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर। और हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है। पृथ्वी का जो शेप है वो जियोड है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए सिर्फ हम लोग स्फेरिकल मानते हैं, गोलाकार मानते हैं। तो कुछ हम रिकॉल करते हैं पिछले वाले वीडियो से, रिकॉल करके देखते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था कि अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर के उसको देख लेना। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने जाना था कि पृथ्वी का जो शेप है वो जियोड है। द शेप ऑफ आवर अर्थ इज जियोड। जी हां, जो पृथ्वी का जो शेप है वो जियोड है। अब जियोड का मतलब क्या होता है, जियोड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जियोड को हिंदी में कहते हैं पृथ्व्याकार या भूम्याकृति। अरे भूमि का जो आकृति हो गया उसी को भूम्याकृति। जैसे कि भूमि हमारी इस आकृति की थी, हम एक पिछले वीडियो में बताए थे कि भूमि हमारे इस आकृति का है और इसको सिर्फ इमेजिनरी लाइन के द्वारा इसको स्फेरिकल बना दिया गया। तो भूमि का जो आकृति है वो कैसा है? वो भूमि का जो आकृति है वो भूम्याकृति है, इसी को जियोड बोलते हैं। तो इसको पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था और बाकी अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे से देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि जियोड, एक बार जियोड को भी रिकॉल कर लेते हैं कि जियोड होता क्या है। तो जियोड इज क्या है? द स्फीयर। जियोड इज द स्फीयर the means height and mean depth from the AMSL। अब यहां से समझना है कि जियोड क्या है। तो जियोड एक स्फीयर है, माना गया स्फीयर है, जिसमें मीन हाइट है। मीन हाइट मतलब कुछ ऊंचाई है, औसत कुछ ऊंचाई है, एंड मीन डेप्थ है, उसमें कुछ औसतन गहराई है। तो ऊंचाई गहराई, ऊंचाई गहराई, ऊंचाई गहराई, है ना, जिसको मापा जाता है AMSL के द्वारा। ठीक है, वो एक गोलाकार बनाया गया है AMSL के द्वारा। AMSL का फुल फॉर्म एबव मीन सी लेवल, मतलब सी लेवल समुद्री सतह से ऊपरी लेवल। अब हम लोग ध्यान से समझते हैं, आज का क्लास हमारा है वो है लैटिट्यूड। जी, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब हम यहां से जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की ओर स्टार्ट करते हैं, लैटिट्यूड को हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। लैटिट्यूड को हम लोग अक्षांश रेखाएं के नाम से जानेंगे और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखाएं के नाम से जानेंगे। तो आज हम लोग लैटिट्यूड पे ज्यादा फोकस करेंगे। जब हम ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब ज्योग्राफी की शुरुआत होती है, तो फर्स्ट हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब ध्यान से समझिए लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि लैटिट्यूड होता क्या है। अगर आपको लैटिट्यूड की जानकारी मिल जाती है तो अब लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अब उसका डिफिनेशन हम दे देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं कोणीय दूरी होती है अर्थ के केंद्र से। अक्षांश रेखाएं कोणीय दूरी होती है अर्थ के केंद्र से। अब ध्यान देना है कि अर्थ का केंद्र कहां है। अब अगर हम एक 3D पिक्चर देखें, हम एक लगाएंगे 3D पिक्चर, हम एक लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे आपको 3D पिक्चर दिख रहा होगा। ध्यान से समझिए, यहां पे आपको एक 3D पिक्चर दिख रहा होगा। 3D पिक्चर में आपको अर्थ का सेंटर भी दिख रहा होगा। अब ध्यान से समझिए कि अर्थ का सेंटर आपको 3D में दिख रहा है। अब ध्यान से समझना है कि जो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये जो अर्थ का जो सेंटर है उसको कोर बोलते हैं। अर्थ का जो सेंटर है, मान लिया जाए ये जो अर्थ है इसका जो सेंटर है वो कोर है, तो इसका भी एक सेंटर होगा, न्यूक्लियर होगा। अब देखिए ध्यान समझिए, अर्थ का ये सेंटर है, तो अक्षांश रेखाएं इसी सेंटर से मापी जाती हैं। कैसे मापते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी को पढ़ने के हिसाब से हमने पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पृथ्वी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि एक उत्तर में जा रहा था जिसको हम लोग नॉर्थ बोल रहे थे, और एक दक्षिण में जा रहा था जिसको हम लोग साउथ बोल रहे थे, है ना। तो यहां से पृथ्वी हमारा दो गोलार्ध में डिवाइड हो रहा था। पहला जो हो रहा था वो हो रहा था ऊपर में जो था उत्तरी गोलार्ध था, और दक्षिण में जो था दक्षिणी गोलार्ध में था। ध्यान समझिए, यानी ऊपर में हम इंग्लिश में बोले तो ऊपर में हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और नीचे में हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर था।
ध्यान से समझिए, हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। तो ऊपर में यहां से हमारा अर्धगोला और नीचे में हमारा अर्धगोला, तो ऊपर में सॉर्दर्न में। अब हम लोग समझते हैं एंगुलर डिस्टेंस के बारे में। एंगुलर डिस्टेंस मान लेते हैं सपोज दैट कि पृथ्वी का सेंटर हमारा ये है और हमने इक्वेटर से इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ध्यान से समझना है, हमने इसे 2 पार्ट में इक्वेटर से डिवाइड किया है। वो हम इस इक्वेटर को 0 डिग्री मापते हैं। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, जो भूमि के मध्य से रेखा खींची गई है उसको भूमध्य रेखा बोलेंगे, या फिर इसको विषुवतीय रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब की अक्षांश रेखाएं क्या होंगी, ये हम बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस। अब एंगुलर डिस्टेंस कैसे होगा जो समझिए, हम एक 0 डिग्री से एक सरल रेखा यानी इक्वेटर को खींच लेते हैं, भूमध्य रेखा को खींच लेते हैं। अब यह आपका पृथ्वी का सेंटर हो जाता है। पृथ्वी का सेंटर, अब समझिए कि ये एक स्फीयर ना हो करके ये एक सर्कल है। ये एक स्फीयर ना हो करके ये एक सर्कल है। ध्यान से समझना है। अगर हम सर्कल में देखें तो ये सर्कल की त्रिज्या हो जाएगी, दैट मीन्स इसका रेडियस यही होगा। अब और हम देखें तो बहुत सारे इसके त्रिज्या बनेंगी और जो त्रिज्या होंगी वो कुछ ना कुछ हमें कोण को डिनोट करेंगे। कोण पे ये एंगुलर डिस्टेंस बन रहा है, ये हमारा डिस्टेंस जो है वो एंगल को डिनोट करते हुए बन रहा है। अब ध्यान से समझते हैं इसका एंगल कहां बन रहा है। एंगल समझिएगा, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, समझिए हम इसको एंगल मानते हैं। तो ये जो है एंगल है, हम इसको 10 डिग्री का एंगल हम मानते हैं, ठीक है, 10 डिग्री एंगल। इसको हम 20 डिग्री के अंतराल पे लिए हैं, इसको 30 डिग्री 10-10 डिग्री के अंतराल पे लिए हैं। हम लोग इसको बड़ा फॉर्म में दिखा नहीं सकते हैं, इसको हम लोग 10-10 डिग्री के अंतराल पे लिए। ये आपका 40 डिग्री हो गया, ये आपका 50 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया, यही आपका 70 डिग्री हो गया, यही आपका 80 डिग्री हो गया, यही आपका 90 डिग्री हो गया। हो गया, क्लियर है। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो अगर हम एक सरल रेखा पर, ध्यान से समझिए, अगर हम एक सरल रेखा पर पूरा कोण बनाएं तो पूरा कोण कितने का होता है, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री। चलिए अब इसी 180 डिग्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इधर आपका 90 हो जाता है, इधर आपका 90 डिग्री होता है। यानी ये जो रेखा होगा इस पे 90 डिग्री लंबवत ऊर्ध्वाधर है जो कोण बनाएगा। तो यहां पे भी हमारा एक 90 डिग्री का कोण बन गया। देखिए यही, अब यही जो है इसी एंगल को मानते हुए हम इसके समक्ष और इक्वेटर के समक्ष बहुत सारी समानांतर रेखाओं को खींच देते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको शार्प फॉर्म में इधर हम लिखें, इसी 10 डिग्री को मिलाते हुए हम एक समानांतर रेखाएं खींच रहे हैं। ध्यान से समझिए, एक्चुअल में पश्चिम से पूरब की ओर है ना, तो हम पूरब में बना दिए, समझाने के लिए पूरब में बनाए हैं, ठीक है। तो सारा यहां से समझिएगा, ये 10 डिग्री इधर से खींचा गया, पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आप पोल पे पहुंच जाते हैं। तो इधर से कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, इधर से कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, 90। इधर से कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, 90। ध्यान से समझिए, इधर से कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, 90। और इसी तरीके से अगर हम नीचे एंगुलर डिस्टेंस बना जाए, अगर नीचे भी बनता है तो नीचे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इधर से भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इधर से भी हमारा 90 बन जाएगा, यानी 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। तो टोटल जो है वो कोण के आधार पे टोटल जो है अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180।
180। अब इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिए, अगर हम बोल रहे हैं कि जो, अब देखिए, अब यहां से अक्षांश की और एक परिभाषा निकलती है, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं बोलिएगा कि सर इक्वेटर के समानांतर, यानी जो इक्वेटर के पैरेलल जो सारी रेखाएं होंगी, इक्वेटर के पैरेलल जो सारी रेखाएं जाएंगी वो हमारा लैटिट्यूड्स होगा। इक्वेटर के पैरेलल जो सारी रेखाएं जाएंगी वो हमारा लैटिट्यूड्स होगा, यानी भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली सभी रेखा, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली सभी रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो भूमध्य रेखा आपका ये था, ध्यान से समझना है, भूमध्य रेखा आपका ये था, भूमध्य रेखा के समानांतर हमने सभी रेखा को खींच दिया। कितने रेखा को खींचा है बेटा? यहां पे 90 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, और नीचे भी 90 रेखाएं खींची गई हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 180, क्योंकि 90 आपको उत्तरी गोलार्ध में था और 90 आपका दक्षिणी गोलार्ध में था। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। और हमने पहले ही वीडियो को स्टार्टिंग में बताया है कि अक्षांश रेखाओं का जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्थान को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अगर अक्षांश रेखाएं हमें पता होंगी, सही से पता होगी, तो हम इससे जन्म कुंडली को निकाल सकते हैं, जन्म कुंडली वगैरह देख सकते हैं। अक्षांश रेखाएं ही तय करती हैं या देशांतर रेखाएं कितने के कितने मिनट में किस स्थान पे हुआ है, तो इससे हम अक्षांश रेखाएं से अपने जन्म कुंडली ग्रह नक्षत्र को देख सकते हैं कि कितना डिग्री एंगुलर बना करके वो हो रहा है। तो अक्षांश रेखा का इस्तेमाल यहां किया जाता है। क्लियर है? तो इसको हम मिटाते हैं। हाँ, तो हम देखेंगे कि अगर हमें लैटिट्यूड को अच्छे से समझना है तो हमें एक सब्जी लेना पड़ेगा। सब्जी क्या उसको बोल सकते हैं? सब्जी, फल तो हम नहीं बोलेंगे, फल आप बोलना। अरे मेरा बड़ा कांदा समझते हैं? कांदा, प्याज, ओनियन को ले लेते हैं। ध्यान से समझिए, ओनियन कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है? ओनियन कुछ ऐसा होता है, इसमें छिलका होता है, ऐसा नहीं होता, छिलका होता है, बहुत सारा छिलका होता है। तब हम इसको दो डिजाइन में काटते हैं। इस प्याज को या कांदे को हम लोग 2 डिजाइन में काटते हैं। जब हमें बढ़िया से सलाद वगैरह बनाना होता है, तो सलाद वगैरह बनाना होता है तो इसको ऐसे काटते हैं, या लैटिट्यूड फॉर्म में काटते हैं, है ना? जब इसका सलाद बनाना होता है तो उसको लैटिट्यूड फॉर्म में काटते हैं। काहे कि ये इस तरह का पूरा बढ़िया से आपको दिखे और इसका मिठास बढ़ जाए, है ना? और जब चिकन उकन बनाना होता है तो इसको लॉन्गिट्यूड में काटते हैं। लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब देशांतरीय फॉर्म में काटते हैं। काहे? ऐसा, जब इसको काटिएगा तो ऐसा हो जाता है। एक एक पार्ट इसका जो रस होता है, यानी देशांतरीय रस जो है, वो जा करके चिकन में चला जाए और स्वाद मिल जाए, है ना? तो यही चीज है, ध्यान से समझिए। तो प्याज बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए। चलिए इसका एग्जांपल हम बाद में भी दे सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जब हम देखे थे कि 180 डिग्री क्यों, अब 180 डिग्री तो हम जानते हैं कि 90 हमारा ऊपर हो रहा था, इधर से 90 हमारा ऊपर हो रहा था और 90 नीचे हो रहा था। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने थे? 180। वो था, ध्यान से समझिए, 180 किसके आधार पे था समझना है। 180 जो था वो किस आधार पे हम टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड हम बोल रहे थे, वो किस आधार पे 180 बोल रहे थे। तो यहां पे समझना है बच्चों, यहां पे समझिए कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड एट 1 डिग्री इंटरवल ऑन ग्लोब और द अर्थ इज 180 डिग्री। अब हम लोग कोण के आधार पे समझना है, कोण के आधार पे इसको एक बॉक्स में आप लोग कर लीजिएगा। इसको जब भी लिखिएगा तो एक बॉक्स में पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। अब यहां पे फिर से इसको हम समझाते हैं। नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एट 1 डिग्री इंटरवल ऑन द ग्लोब एट द अर्थ 180। अगर हम एंगल के अनुसार से देखें तो एंगल के अनुसार से 1 डिग्री इधर, ऐसे करते करते 90 डिग्री इधर बन रहा था, ठीक है? ये एंगुलर, तो इधर टोटल कितने नंबर बन रहे थे? लैटिट्यूड्स के कितने नंबर बन रहे थे बाबू? आपके 90 लैटिट्यूड्स, और 90 किधर बन रहे थे? 90 नीचे बन रहे थे, तो कितने हो जाते थे? 180।
ये क्लियर होगा। यानी एंगल के आधार पे ये सब क्वेश्चन यूपीसी वगैरह में पूछ देता है। तो बच्चे आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा कि 180 डिग्री जो है वो एंगुलर आधार पे, एंगुलर रेफरेंस पे। अब देखिए लैटिट्यूड जो बनता है वो यहां पे समझना है कि लैटिट्यूड्स को यहां पे डिफाइन किए हैं। लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस एट द अर्थ सेंटर रेफरेंस टू इक्वेटर। लैटिट्यूड हमेशा जो एंगुलर डिस्टेंस तो बन ही रहा है, किसके रेफरेंस से, किसके संदर्भ में बन रहा है, वो आपकी भूमध्य रेखा के संदर्भ में बन रहा है। एंगल किसके संदर्भ में, एंगल किससे लग के बन रहा है, वो भूमध्य रेखा से लग के बन रहा है। ध्यान से समझना है, एंगल जो है वो किससे बन रहा है, भूमध्य रेखा के संदर्भ में लग के एंगल बन रहा है। तो यही है लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस एट द अर्थ सेंटर रेफरेंस टू द इक्वेटर। वो एंगुलर डिस्टेंस है अर्थ से वो इक्वेटर के रेफरेंस में। अब समझना है आगे। अब अगला है नंबर ऑफ पैरेलल्स एट 1 डिग्री इंटरवल ऑन द ग्लोब इज 179। अगर हम पैरेलल देखें, अब यहां पे समझना, एकदम समझने वाली बात है। अगर हम पैरेलल देखें और 1 डिग्री, यहां पे समझना है 1 डिग्री अगर हम 1 डिग्री लैटिट्यूड आगे आते हैं, 1 डिग्री लैटिट्यूड आगे आते हैं तो कितना किलोमीटर आ जाते हैं, लगभग 113 किलोमीटर। और एग्जैक्ट बोले तो 113.13 किलोमीटर। आप इसको अप्रॉक्स में 113 किलोमीटर बोल सकते हैं, 113 किलोमीटर बोल सकते हैं। अब समझते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल्स एट 1 डिग्री। अगर पैरेलल इसको खींचा जाए, ध्यान से समझना है, पैरेलल खींच रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट खींच रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखा, अक्षांशीय रेखा भूलिएगा नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाले, पश्चिम से पूरब खींच रहे हैं, ध्यान से समझिए, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखा आपका अक्षांशीय रेखा। तो अब ध्यान से देखना है कि अगर हम बोलें कि अगर इसको देखा जाए तो अगर इधर से हम देख रहे हैं कि इधर आपका कितना बनेगा, इधर आपका देखा जाए तो पैरेलल लाइन इधर आपका 90 इधर बन गया और 90 नीचे बन गया, 90 ऊपर 90 नीचे। अब ध्यान से यही देखना है। अब हम इसको 2D काट दें। 2D मतलब ये मान लिया जाए कि ये पूरा आपका स्फीयर है। स्फीयर को 2D शेप में काट दीजिए। तो 2D शेप में काटिएगा तो ये ऐसा एक पिक्चर बन के आएगा। तो पिक्चर बन के आएगा तो ध्यान से समझना है कि ऊपर में आपका 1 डिग्री पे इधर आपका कितना हो जाएगा, ये सेंटर बन जाता है। ये पोल होता, पोल एक सेंटर है, पोल एक पॉइंट है। और पोल जो है वो डायमेंशन लेस है, पॉइंट का कोई भी लेंथ नहीं होता है, लेंथ ब्रेथ नहीं होता है, ये डायमेंशन लेंथ होता है। एक बिंदु जो है वो डायमेंशन लेस है। यहां पे समझिए डायमेंशन, बिंदु, यहां पे जो बिंदु है, बिंदु का कोई आयाम नहीं होता। आयाम कहने वाले वो लंबाई चौड़ाई नहीं देखता है, उसका कोई परिमाण नहीं आता है। ध्यान से समझिए। तो डायमेंशन लेस होने के कारण हम ऊपर वाले को गिनते नहीं हैं। तो ये आपका यहां से आपका कितना हो जाएगा, 1, यहां से आपका हो जाएगा 89, ठीक है। और नीचे भी आपका कितना हो जाएगा 89। तो 89 और 89 को अगर हम जोड़ते हैं, 89 और 89 को जोड़ते हैं, हमारा आता है 178। तो अब जब हम इसको 2D में काटे हैं, ध्यान से समझना है, जब हम इसको 2D में काटे हैं तो 0 डिग्री भी एक लाइन बन के आ रहा है, 0 डिग्री भी एक लाइन बन के आ रहा है। तो ये भी इसका एक डायमेंशन, ये एक इक्वेटर के फॉर्म में आ जाता है। तो ये भी हमारा एक इक्वेटर अक्षांश आ जाता है। तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 179 हो जाता है। तो समझना है कि नंबर ऑफ पैरेलल्स एट 1 डिग्री इंटरवल ऑन अर्थ और ग्लोब इज 179। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि 179 कहां से आया, क्योंकि ये पोल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। पोल हमारा डायमेंशन लेस होने के कारण इसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। और इक्वेटर भी हमारा एक क्या हो जाता है, इक्वेटर भी हमारा एक लैटिट्यूड हो जाता है, अक्षांश हो जाता है। अब ध्यान से समझना है, वाइल ऑन मैप 181, जब हम मैप में देखेंगे तो मैप में क्या हो जाएगा
कि मैप में अगर हम इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तो 180 तो पहले से था और एक 0 डिग्री, हम 0 डिग्री वो एंगुलर आधार पर नहीं है, क्योंकि 0 में आप करोड़ों रुपया को भी गुना कर देते हैं तो 0 ही वैल्यू आएगा, तो एंगल में आप 0 को भी लग रखेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर आप मैप पे देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम मैप पे देखें तो कितने अक्षांशों की संख्या है, तो 181। अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। एक आपका इधर से 90 हो जाता है, इधर से 90 हो जाता है, एक आपका इक्वेटर भी अक्षांश है, यानी एक भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश है, तो 181। अब समझिए, ध्यान से समझना है। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे बड़ा अक्षांश जो होता है वो कहां होता है। तो सबसे बड़ा अक्षांश आप ही देख के बनाओ, क्या यहां सबसे बड़ा अक्षांश बनेगा, या 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 ये सबसे बड़ा अक्षांश है। तो आप बोलिएगा सर इक्वेटर पे सबसे बड़ा अक्षांश बन रहा है, यानी भूमध्य रेखा पे सबसे बड़ा अक्षांश बन रहा है, तो ये भी क्वेश्चंस आ चुका है कि अक्षांश, सबसे बड़ा जो अक्षांश है वो कहां बनता है, तो भूमि के मध्य में। द ग्रेट सर्कल विल बी ड्रॉन ऑन द इक्वेटर। एक सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, तो भूमि का इक्वेटर है। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कहां पे होता है लो लैटिट्यूड, कहां पे होता है हाई लैटिट्यूड, कहां पे होता है मिड लैटिट्यूड, कहां पे कौन सा टेम्परेट जोन बनता है, कहां पे कौन सा फ्रीज जोन बन रहा है, वो लैटिट्यूड के अनुसार बनता है। तो अगले वीडियो में, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, अगले वीडियो में हम ये सारे को कवर करेंगे। तो आई थिंक ये आपको कवर हो चुका होगा, लैटिट्यूड के बारे में लगभग जानकारी हम आपको दे चुके हैं। तो इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम उनका जवाब पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम उनका जवाब दे दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।